नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की गद्य विधाएं। हिंदी की गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है और प्रत्येक विधा का हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा साहित्य के सफर चैनल के साथ में। यहाँ पर प्रतिदिन हिंदी की क्लासेस लगाई जाती हैं और यदि आप अपने नोट्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो वह भी बना सकते हैं। यदि आप मेरे साथ रहकर नोट्स तैयार करते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी कोई हिंदी की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आपको इतनी गहराई से यहाँ पर समझा रही हूँ कि प्रत्येक टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम हिंदी की विधाएं। हिंदी में गद्य की विधाएं। सबसे पहले देखना है प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं। हमने यहाँ पर दो भागों में इसको बांट रखा है। पहले रखा है आप यहाँ पर प्रमुख विधाओं के अंतर्गत आता है आपका उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना। ये जो विधाएं हैं ये हिंदी की गद्य की प्रमुख विधाएं हैं और इसके अंतर्गत और आती हैं दूसरे भाग में हिंदी की गौण विधाएं, गद्य की गौण विधाएं। तो गौण विधाओं में कौन कौन सी आएंगी? जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, वृतांत, यात्रा वृतांत भी जिसे कहते हैं, पत्र साहित्य, भेंट वार्ता आदि, ये सब आपकी आ जाएंगी अन्य या गौण विधाओं के अंतर्गत। तो हमें सबसे पहले इनका विस्तार करने से पहले समझना होगा कि गद्य है क्या, क्योंकि जब हम गद्य समझेंगे इसके बाद ही तो हम गद्य की विधाओं का अध्ययन कर पाएंगे। तो गद्य को समझने के लिए सबसे साधारण शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारी दिनचर्या या फिर कह दें कि जीवन की वास्तविकता जब हम हिंदी में अपने शब्दों में लिख देते हैं तो उसे ही गद्य कहते हैं। गद्य के माध्यम से क्या क्या, गद्य के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? कहानी, उपन्यास, जीवनी, रेखाचित्र, यात्रा वृतांत, ये सभी आपके गद्य लेखन की विधाओं के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आज के समय में जो भी हम प्रतिदिन दिनचर्या से लेकर साहित्य तक का जो भी कुछ वर्णन करते हैं वह सब गद्य साहित्य के अंतर्गत ही करते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि मनोभावों को व्यक्त करने वाले काव्य को गद्य काव्य कहा जाता है। गद्य काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिखित रूप में यदि हम इसको काव्य के रूप में पढ़ेंगे या सुनाएंगे तो उसे पद्य काव्य कहा जाएगा। लेकिन जो जीवनी, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि हैं ये सब आपकी गद्य के अंतर्गत आती हैं, इसलिए यह होता है गद्य साहित्य। अब हमको सबसे पहले देखना है गद्य साहित्य के अंतर्गत प्रमुख विधा उपन्यास। जी हाँ, आज हम उपन्यास को पढ़ने वाले हैं। उपन्यास का जो शुरू से लेकर विकास कहाँ से हुआ है, उपन्यास शब्द कहाँ से आया है, ये सारा जो प्रक्रिया है सारी, यह सब मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो बने रहिएगा, जरा भी स्किप मत करिएगा चैनल को, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं गद्य की विधाएं, चूंकि मैंने आपको बता ही दी हैं। सबसे पहले आज हमको देखना है उपन्यास। यहाँ पर प्रतिदिन क्लास लगेंगी और आपको प्रतिदिन एक एक विधा का, कभी कभार हो सकता है कि जो छोटी विधाएं हैं उनको एक ही क्लास में दो विधाओं को हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उपन्यास विधा जो है वह बहुत ही विस्तार है, बहुत ही बड़ी है, इसलिए ये एक क्लास में नहीं हो पाएगी। आज हम इसका कुछ प्रमुख फैक्ट का वर्णन करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम और आगे। तो समझिएगा जरूर, बहुत ही यहाँ पर जो मैंने मैटर लिख रखा है वह बहुत ही खास है। यह आपको किसी भी क्लासों में, किसी भी किताबों में, किसी की क्लास में नहीं मिलने वाला, क्योंकि यह सारा मैटर मैंने खुद यहाँ पर अरेंज किया है और खुद ही यहाँ पर लिखा है। इसलिए यदि आप मन से पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। उपन्यास। उपन्यास शब्द दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन से? उपधन्यास। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है रखा हुआ होना, अर्थात हमारे जीवन के समीप रखे हुए साहित्य को ही उपन्यास के अंतर्गत रखा जाता है।
जैसे कि निकटता, ऐसा साहित्य जो लगे कि सिर्फ हमारे ऊपर केंद्रित है, जिसको पढ़ने से या सुनने से हमें ऐसा लगे कि यह हमारे ऊपर ही केंद्रित है, हमारे जीवन से ही संबंधित है, उस साहित्य को उपन्यास साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। मुंशी प्रेमचंद ने तो यहाँ तक कहा है कि वह, मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में उपन्यास की परिभाषा बताना चाहूंगी। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि उपन्यास को मैं जीवन का चित्र मात्र ही समझता हूँ, अर्थात जीवन में प्रत्येक घटनाओं का वर्णन जहां पर किया जाए वह साहित्य उपन्यास साहित्य के अंतर्गत आता है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे, जीवन को निकटता से व्यक्त करने वाला साहित्य ही उपन्यास है। जहां भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बेझिझक एक कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ये क्लास मैं बहुत ही मेहनत के बाद बना पाई हूँ। बोर्ड पर सारा कुछ लिखना और प्रोजेक्टर के माध्यम से सारा कुछ पढ़ाना बहुत अलग बात होती है। प्रोजेक्टर में तो लोग क्या करते हैं कि बस आए, उन्होंने अपना सिस्टम ऑन किया, माइक लगाया, पढ़ाना शुरू कर दिया, पर यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। एक एक फैक्ट हमें खुद लिखना पड़ता है, खुद समझाना पड़ता है। इसलिए यदि आप मन से पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। अब हम देखेंगे उपन्यास के तत्व। अभी हमने जाना है उपन्यास क्या होता है, उपन्यास शब्द का कहाँ से विस्तार मिला है। अब हमको देखना है उपन्यास के तत्व। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद योजना, चौथा देश काल वातावरण, और आखिरी है आपका उद्देश्य। यहाँ पर 5वां छूट गया है, भाषा शैली, तो आप लोग लिख लीजिएगा भाषा शैली। 5वां फैक्ट है ये, मिसप्रिंट हो, गलती से लिख नहीं पाई हूँ। यहाँ पर 5वां फैक्ट है भाषा शैली और 6वां आएगा आपका उद्देश्य, तो आप लोग लिखते जाइएगा। अब हमको देखना है कि उपन्यास को बहुत सी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर लिख नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप यदि चाहें तो आप लिखते जाइएगा। उपन्यास शब्द सबसे पहले कहाँ से आया है ये हमको देखना है। उपन्यास को किसने क्या कहा है, किस भाषा में इसको क्या कहा जाता है। तो आप यदि लिखना चाहें तो उपन्यास को अंग्रेजी में नोवेल या फिक्शन कहते हैं, मराठी या गुजराती में इसे नवल कथा कहते हैं, और बंगला भाषा में इसे उपन्यास कहते हैं। उपन्यास शब्द जो है वो बंगला भाषा का है, आप लोग याद रखिएगा, उपन्यास शब्द बंगला भाषा का है और इसे किन किन नामों से जाना जाता है वह मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ लिखने का कहीं पे स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं आपको लिखकर बता देती। यदि आप चाहें तो बाद में इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो हमने जाना कि उपन्यास को अंग्रेजी में फिक्शन या नोवेल कहते हैं, मराठी में और गुजराती में इसे नवल कथा कहते हैं, और बंगला भाषा में इसे उपन्यास कहा गया है। तो उपन्यास शब्द बंगला भाषा से आया हुआ है। अब हमको देखना है कि विश्व का पहला उपन्यास कौन है। ध्यान रखिएगा, जो मैटर मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलने वाला, इसलिए ध्यान से पढ़ते जाइएगा। विश्व का पहला उपन्यास पूछा गया है, तो विश्व का पहला उपन्यास है पामेला। पामेला नामक उपन्यास विश्व का पहला उपन्यास था। इसके बाद बंगला भाषा में, कौन सी भाषा में, बंगला भाषा में छपने वाला उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। ये भी बंगला भाषा का पहला उपन्यास है, जो कि 1865 में दुर्गेश नंदिनी नाम से छपा था। कब छपा था, ये बंगला भाषा का है, याद रखिएगा। और इसके बाद हिंदी का पहला उपन्यास यदि पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अब ये माना किसने है, आपके मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा। तो परीक्षा गुरु जो है, ये परीक्षा गुरु को मानने वाले हिंदी के प्रमुख आचार्य, हिंदी के पितामह अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। किसके द्वारा लिखा गया है, लाला श्री निवास दास के द्वारा।
लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। कब लिखा गया था? 1882 में। सन यहाँ पर लिखी है, आप लोग लिखते जाइएगा, बहुत ही मेन फैक्ट है। तो इतना हमने अभी जाना है कि उपन्यास कौन सा और किस भाषा का है। पामेला पूछा जाए हिंदी, पामेला है विश्व का पहला उपन्यास, लेकिन हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। बांग्ला भाषा का पहला उपन्यास, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बांग्ला का है, बांग्ला भाषा का, बांग्ला भाषा का, ये बांग्ला भाषा का है, दुर्गेश नंदिनी। अब देखते हैं सभी लोगों ने उपन्यास को अपने अपने अनुसार प्रथम माना है। जैसे यहाँ पर प्रथम उपन्यास पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी। पंडित गौरी दत्त ने देवरानी जेठानी की जो कहानी उपन्यास लिखा है, इसको किसने पहला माना है? गोपाल राय जी ने इसे पहला हिंदी का उपन्यास माना है। बहुत से लेखकों ने अलग अलग प्रस्तोता माने हैं। आपके लिए मैं यह वीडियो अलग से बना दूंगी कि किसने हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना है, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं लिखती तो बहुत ही समय लग जाता और बोर्ड सारा उसी से भर जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है किसने किसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यह मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी को गोपाल राय ने पहला उपन्यास माना है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अब देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास आया कब था? तो आप यदि लिखना चाहें तो इसकी सन लिख लीजिए 1870। 1870 में ये उपन्यास आया था। अब हम देखते हैं आगे प्रमुख उपन्यासकार। अब हमको देखना है प्रमुख उपन्यासकार। तो इसके अंतर्गत कुछ मैंने प्रमुख उपन्यासकार रखे हैं जो हमेशा यहाँ से पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रमुख उपन्यासकारों में आए हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के कुछ उपन्यास हैं, जैसे नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। अगला है, अगले राइटर हैं हमारे उपन्यास में देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जी को हिंदी में तिलिस्मी उपन्यासों का जनक कहा जाता है। ये जो छोटी छोटी सी जगह में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बहुत ही एक एक शब्द यहाँ का बहुत ही कीमती है, क्योंकि एक एक शब्द को चुन चुन कर इस बोर्ड पर लिखा गया है। तिलिस्मी उपन्यास के जनक कौन है? प्रश्न आता है तिलिस्मी उपन्यासकार कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। इनके कौन कौन से उपन्यास हमें पढ़ना है? चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, कटोरे भर खून, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, यह इनके प्रमुख उपन्यास हैं। किसके? देवकी नंदन खत्री को। कहा जाता है कि हिंदी में देवकी नंदन खत्री के उपन्यास इतने प्रभावकारी थे कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए कई हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी सीखी थी। हिंदी भाषी मतलब जिनको हिंदी नहीं आती, उन व्यक्तियों ने भी देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। इसलिए इनके उपन्यास की दुनिया में बहुत ही प्रमुख हैं। आगे देखेंगे, देवकी नंदन जी ने लहरी प्रेस नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। यह भी आपके लिए बहुत ही प्रमुख फैक्ट देखने को मिल जाता है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। देवकी नंदन खत्री जी ने प्रेस नामक प्रिंटिंग प्रेस की, कौन सी प्रेस? लहरी प्रेस नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी और सुदर्शन समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। प्रश्न आता है सुदर्शन समाचार पत्र का प्रकाशन किसने करवाया था? तो वह है देवकी नंदन खत्री। आशा करती हूँ आप सभी को मित्रों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप जरा भी क्लास को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये क्लास बनाई जाती है। यूट्यूब के बड़े यूट्यूबर जितने आसानी से क्लास बना लेते हैं, छोटे यूट्यूबर्स को उतनी ही कठिनाई से यहाँ पर क्लास तैयार करनी होती है। इसलिए जरा भी क्लास को स्किप ना करें, क्लास पूरी देखें। मेरे पास कोई बड़ा सेटअप नहीं है जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, इसलिए मेरी मेहनत ही यहाँ पर सब कुछ है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा।
सुदर्शन नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? देवकी नंदन खत्री के द्वारा। इतने मैटर में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हल हो रहे हैं, तो ध्यान से देखते जाइएगा। आगे देखेंगे, अगले उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का जनक कहा जाता है। गोपाल राम गहमरी जो हैं वो जासूस उपन्यास के जनक हैं। जासूस मतलब जासूसी उपन्यास लिखे थे इन्होंने। किसी की जासूसी करना, जासूसी उपन्यास कई प्रकार के होते हैं। इनकी उपन्यासों के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से हैं? गोपाल राम गहमरी के उपन्यास सरकटी लाश, ये गोपाल राय गहमरी का है। जासूस पर जासूसी, ये भी गोपाल राय गहमरी का है। और बेगुनाह का खून, देवरानी जेठानी, यहाँ पर मैंने आगे भी बताया था देवरानी जेठानी की कहानी, ये भी गोपाल राय गहमरी का है। तो ये हैं इनके प्रमुख उपन्यास। कौन कौन से? सरकटी लाश, जासूस पर जासूसी, बेगुनाह का खून, देवरानी जेठानी की कहानी। अब हम देखेंगे अगला, किशोरी लाल गोस्वामी। अब हमको देखना है उपन्यासों के अंतर्गत किशोरी लाल गोस्वामी। ये किशोरी लाल गोस्वामी जो हैं वो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक रहे। आप देखिएगा यहाँ पर कितनी चुन चुन कर मैंने एक एक उपन्यासकार को रखा है। पहले जो रखे हैं बालकृष्ण भट्ट, दूसरे पर रखे हैं मैंने देवकी नंदन खत्री, तिलिस्मी उपन्यासों के जनक। तीसरे पर रखे हैं गोपाल राय गहमरी, जासूसी उपन्यासों के जनक। और चौथे पर रखे हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जो ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक हैं। ये तीनों ही अपने आप में बहुत प्रश्नों को हल कर रहे हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए। ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। इन्होंने, किशोरी लाल गोस्वामी ने उपन्यास नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। किशोरी लाल गोस्वामी ने उपन्यास नामक पत्रिका, कई बार पेपरों में पूछी गई उपन्यास पत्रिका किसकी है, कई बार पेपरों में आई है। उपन्यास नामक पत्रिका किसकी है? वह है किशोरी लाल गोस्वामी की। इन्होंने कुल 65 उपन्यास लिखे हैं। किसने? किशोरी लाल गोस्वामी ने कुल 65 उपन्यास लिखे हैं। संख्या यदि पूछ ली जाए तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। कौन कौन से उपन्यास हैं इनके प्रमुख जो हमको पढ़ना है? जैसे जिंदे की लाश, लवंग लता 1890 में, लीलावती 1901 में, राजकुमारी 1901 में, प्रणयनी परिणय, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब हमको देखना है अगला उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा। ये बहुत ही मोस्ट हैं, मोस्ट लगा लीजिए आप यहाँ पर, बहुत ही मोस्ट हैं ये उपन्यासकार। वृंदावन लाल वर्मा सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा का जिक्र आपने सुना होगा, झांसी की रानी इनका प्रमुख उपन्यास है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है झांसी की रानी। और भी इन्होंने अन्य उपन्यास लिखे हैं। इन्होंने लगभग 15 उपन्यास लिखे हैं। इनकी संख्या यदि पूछी जाए तो वृंदावन लाल वर्मा ने लगभग 15 उपन्यास लिखे हैं। इनके अंतर्गत हमें कौन कौन से उपन्यास पढ़ना है? गढ़कुंडार 1930 ईस्वी में, विराट की पद्मिनी 1936 ईस्वी में, झांसी की रानी 1946 ईस्वी में। ये है, बहुत ही मोस्ट है इनका ये उपन्यास। मृगनयनी 1950 में, अहिल्याबाई 1955 में, माधवजी सिंधिया 1957 में। तो ये प्रमुख उपन्यासकार रहे और ये इनकी प्रमुख उपन्यास कृतियां। तो आशा करती हूँ मित्रों आपको यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आप और उपन्यासकार देखना चाहते हैं और उपन्यासों को लिखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर और लिखवा दूंगी। जैसे और भी उपन्यास है। अभी एक क्लास और मैं उपन्यास के ऊपर बनाने वाली हूँ, क्योंकि इतने में सारे उपन्यासकार नहीं आते हैं। और भी उपन्यास आपको यदि लिखना है तो जैसे नाम लिख लीजिए लेखकों का और इनके कुछ उपन्यास, जैसे जयशंकर प्रसाद,
जयशंकर प्रसाद। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तितली, कंकाल, इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है, याद रखिएगा, इरावती। मैं उपन्यासों को और भी विस्तार से अभी आप लोगों को दूसरी क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। ये प्रमुख उपन्यास मैंने इसलिए रखे हैं यहाँ पर क्योंकि ये बेसिक उपन्यास आपको समझना बहुत ही जरूरी था। आगे देखेंगे, जैसे निराला ने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं। निराला, इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? अलका, निरुपमा, निरुपमा, काले कारनामे, काले कारनामे, चोटी की पकड़, चोटी की पकड़, और अप्सरा भी इनका एक उपन्यास है। अप्सरा किसका? निराला का। तो ये और उपन्यासकार हैं, यदि आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। जैसे कि उपन्यासकारों में जिनेंद्र आते हैं, जिनेंद्र ने भी बहुत ही उपन्यास लिखे हैं। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इन्होंने जैसे सुनीता, परख, कल्याणी, सुखदा आदि उपन्यास इन्होंने लिखे हैं जिनेंद्र जी ने। यशपाल भी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं, और चतुर्सेन शास्त्री भी, इन्होंने भी कई उपन्यास लिखे हैं। हार की जीत, सुदर्शन, ये इनके चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं। यशपाल जी ने भी बहुत उपन्यास लिखे हैं। इस प्रकार से बहुत ही विस्तार में अभी हम उपन्यासों को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि यदि आप ऐसे ही अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, और यदि आप चाहते हैं कि मुझे कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत ना पड़े, तो आप मेरे साथ में, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ, तो आपको मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो 100% साफ सुथरा होगा। साफ सुथरे से मतलब ये कि छांट कर जो कई बार पेपरों में पूछा जाने वाला निचोड़ जो है वह मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी। इसलिए आप यहाँ पर जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। सभी मित्रों से एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और आपको यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को, मेरी प्रत्येक क्लासेस को अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन शाम 5 बजे क्लास लगाई जाती है। तो आप जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।